जैसे अगर हमने यहाँ पर 4 लिख दिया, तो अब 4 के बाद अगर जब तक इसकी यूनिट नहीं लिखी होगी, 4 के बाद अगर कोई यूनिट नहीं लिखी है, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये पर्टिकुलर किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। 4 तो कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको लेंथ मेजर करना है तो आप अपनी कंट्री में सेंटीमीटर में मेजर करो, ठीक है, बट जब आप उसको इंटरनेशनल लेवल पे लेके आओगे तब आपको हमेशा और हमेशा उसकी यूनिट क्या रखनी होगी, मीटर में, ठीक। इससे आप लोग बहुत घबराते हैं मोल से, तो यहाँ पर आप परेशान ना होंगे, हम इसको बहुत अच्छे से क्लियर कर देंगे। आप किसी भी स्पीसीज का मोल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ पार्टिकल, ये सारी चीजें कैलकुलेट कर पाएंगे। वेट और मास अर्थ पर सेम बातें हैं, बट कहीं और अगर दूसरे प्लेनेट पे चले जाएंगे हम लोग तो वहां पर वेट जो है वो चेंज हो जाएगा। मास तो चेंज नहीं होता क्योंकि क्वांटिटी तो उतनी ही रहेगी, ठीक है। भी स्पीसीज को मेजर करने के लिए 7 टाइप ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज डिराइव की हुई थी, आपने पीछे पढ़ा था, ठीक है। क्या क्या चीजें आपने पढ़ी थी? लेंथ पढ़ा था, मास पढ़ा था, टाइम पढ़ा था, टेम्परेचर पढ़ा था। टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर इज अ मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एनी स्पीसीज। हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग? आज हम लोग केमिस्ट्री का क्लास 11 का सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसका सेकंड पार्ट जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहले टॉपिक में हम लोग, पहले पार्ट में हम लोगों ने बहुत ही बेसिक से स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने मैटर का क्लासिफिकेशन, मैटर की डेफिनेशन और फादर ऑफ केमिस्ट्री जिनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था, और उसके बाद मैटर को क्लासिफिकेशन यानी कि एंशिएंट क्लासिफिकेशन, मॉडर्न क्लासिफिकेशन, प्योर, इम्प्योर, इसके बारे में पढ़ा था हम लोगों ने। एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग उस पर्टिकुलर कंपाउंड या किसी भी स्पीसीज के केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करने वाले हैं। बेसिकली हम लोग प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने वाले हैं कि लाइक अगर कोई भी स्पीसीज है तो उसका जो मेजरमेंट होगा, उसका जो प्रॉपर्टी होगा, वो किस तरीके से हम लोग स्टडी करेंगे। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम लोग वही डिस्कस करने वाले हैं। आज के सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री वाले चैप्टर में हम लोग बेसिक यूनिट और उनके कन्वर्जन, कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्लास जो है वो देखिए। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर यानी कि आप बेसिक में जानते हैं कि कितने टाइप की प्रॉपर्टीज है भाई? 2 टाइप की, फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अगर हमारे पास कोई स्पीसीज है जो कि केमिकल चेंज या फिजिकल चेंज के बारे में बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज इन द सेंस कि लाइक अगर हमारे पास कोई भी मेजरेबल क्वांटिटीज है जिसको हम ऑब्जर्व करके स्टडी कर ले रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बता पा रहे हैं, लाइक कलर हो गया, डेंसिटी हो गई, ये सारी चीजें, तो इसको हम लोग किसके अंडर में पढ़ेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंडर में। ओके, सो सेकंड है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज हैं जिसको हम लोग बेसिकली ऑब्जर्व तो नहीं कर सकते, बट हाँ हम उसको केमिकल रिएक्शन के थ्रू पहचान कर सकते हैं। यानी कि हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन होगा जिससे हम केमिकल रिएक्शन कराएंगे दूसरे स्पीसीज का, और उसके बेसिस पर हम लोग ये प्रॉपर्टीज बता सकते हैं। एग्जांपल के लिए है एसिडिटी, यानी कि कोई इस तरीके का स्पीसीज जो किसी दूसरे के साथ केमिकल रिएक्शन करके कितना बेसिक, कितना स्ट्रांग जो है वो न्यूट्रलाइज कर पा रहा है उस पर्टिकुलर स्पीसीज को, दूसरे स्पीसीज को। तो इसके बेसिस पर हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे, तो जिसको हम लोग किसके अंडर में स्टडी करेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज में, ठीक है। तो आपके सामने स्क्रीन पर दिखा हुआ है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जो कि फिजिकल है और केमिकल है। चलिए, तो हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज में ये पहला टॉपिक कि प्रॉपर्टीज विच कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व्ड विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी ऑफ द कंपोजिशन ऑफ मैटर, यानी कि हम उसकी आइडेंटिटी को चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमको H2 और O2 को पढ़ना है, उसके बारे में स्टडी करनी है कि उसके कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, किस तरीके की चीजें हैं, तो अगर हम इसको पढ़ना चाहते हैं तो ये फिजिकल ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। हम कैलकुलेट कर रहे हैं बेसिकली। अगर हमने उसको रिएक्ट करा दिया, मान लीजिए आप H2 को O2 के साथ में रिएक्ट करा लिए, लाइक हमारे सामने एक रिएक्शन बनी, हमने H2 प्लस O2 को आपस में रिएक्ट कराया और H2O बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो प्रॉपर्टी है जिसमें इंटायरली ये इसकी अलग प्रॉपर्टी होंगी, हाइड्रोजन ऑक्सीजन की अलग अलग प्रॉपर्टीज होंगी, और फाइनली जो आपने सब्सटेंस बनाया है उसकी प्रॉपर्टी अलग है, वाटर फॉर्म हुआ है, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज बदल गई। तो ये हम लोग जो स्टडी करेंगे इसको हम लोगों को केमिकल प्रॉपर्टीज में स्टडी करना होगा। ओके, तो ये आपके सामने कुछ लिखा हुआ है एग्जाम्पल कि आप कलर जो है वो किस में पढ़ रहे हैं? फिजिकल प्रॉपर्टी में, फिजिकल प्रॉपर्टी का पार्ट है। मेल्टिंग पॉइंट क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी का पार्ट है। बेसिकली कोई भी टेम्परेचर डिफरेंस वो फिजिकल प्रॉपर्टी का पार्ट है। बॉइलिंग पॉइंट फिजिकल प्रॉपर्टी है। डेंसिटी, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस भी किया हुआ है, डेंसिटी क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी है। ऐसे ही केमिकल प्रॉपर्टीज में आपके सामने लिखा हुआ है एसिडिटी, ठीक है। कोई बेस है तो उसकी एसिडिटी होती है, ठीक है, बेस की एसिडिटी होती है। इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग जब इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर आएगा, वहां पर हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम एक टॉपिक है उसमें डिस्कस कर लेंगे इसको कि एसिडिटी क्या होती है और बेसिसिटी क्या होती है, ठीक है। जैसे बेसिसिटी है तो एसिड की बेसिसिटी होती है, ऐसे ही
कंबसिबिलिटी, लाइक कोई भी स्पीसीज है उसको इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन अगर हम कितना बर्न कर रहे हैं, आपने सुना होगा जैसे केरोसिन ऑयल है, पेट्रोलियम है, हाइड्रोजन है। तो इस तरीके से अलग अलग स्पीसीज के बर्न होके जो एनर्जी प्रोडक्शन है उसका पार्ट हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में और डिटेल में करेंगे। ओके, चलिए सेकंड, अब हम लोग मेजरमेंट करने वाले हैं किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज को। ठीक है, हम फिजिकल प्रॉपर्टीज का मेजरमेंट करने वाले हैं। तो अगर हम कोई भी ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं जिसमें हम क्वांटिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो अगर हम क्वांटिटी को ऑब्जर्व करेंगे तो इसको हम लोगों को किसके अंडर में पढ़ना होगा? फिजिकल प्रॉपर्टीज में। ओके, तो हम जैसे कोई अगर बिना यूनिट की बात करते हैं, बेसिकली हम बेसिक यूनिट की बात करने वाले हैं इस टॉपिक में, कि अगर हमको बेसिक यूनिट जाननी है कि बेसिक यूनिट होती क्या है किसी भी, जैसे आपके सामने मैंने बोला 6 या एक नंबर ले लिया 4 3 2, कोई एक नंबर लिखा हुआ है, अगर मैंने आपके सामने कोई एक नंबर बोल दिया तो आप कभी इस चीज को नहीं बता सकते कि वो किस चीज का मेजरमेंट आपको बताएगा। ओके, जैसे अगर हमने यहां पर 4 लिख दिया तो आप 4 के बाद अगर जब तक इसकी यूनिट नहीं लिखी होगी, 4 के बाद अगर कोई यूनिट नहीं लिखी है तो हम ये नहीं कह सकते कि ये पर्टिकुलर किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। 4 तो कुछ भी हो सकता है, 4 पेन हो सकता है, 4 बॉल्स हो सकते हैं ना, कुछ भी स्पीसीज हो सकता है वो। तो अगर हमको इसका यूनिट नहीं दिया, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहां पर मीटर लिख दिया तो आपको क्लियर पता हो गया कि ये भाई लेंथ की यूनिट हो गई। ठीक है, अगर हमने मीटर स्क्वायर कर दिया तो इस तरीके से ये अलग फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूनिट यूज किया जा रहा है। तो बेसिकली ये हम मेजरमेंट इस तरह से स्टडी कर रहे हैं कि अगर हमको लेंथ को मेजर करना है, आपके सामने दिया हुआ है, अगर हमको लेंथ ऑफ द रूम मेजर करना है, ठीक है, तो इसको हम लोग मीटर में मेजर कर रहे हैं, सेंटीमीटर में मेजर कर सकते हैं ना, अलग अलग यूनिट्स हैं उनकी। तो उसको हम लोग आगे आने वाले स्लाइड्स में देखेंगे। चलिए यूनिट एक स्टैंडर्ड रेफरेंस जिससे हम लोग किसी दूसरी स्पीसीज को मेजर कर सकते हैं। किसी भी चीज को अगर हमको मेजर करना होगा तो हमारे पास कोई मेजरमेंट यूनिट होनी चाहिए। आपके सामने 7 टाइप की बेसिक यूनिट होती हैं, आप और इसको डिटेल में फिजिक्स में पढ़ेंगे, बट अब ये क्योंकि हमको यहाँ पर कैलकुलेशन करना है, हम लोग कैलकुलेशन का पार्ट पढ़ने वाले हैं, तो बेसिक चीजें हमको पता होनी चाहिए। तो हमने मेजरमेंट के लिए बताया कि हम लोग बेसिक यूनिट जो है वो एसआई सिस्टम, एसआई इंटरनेशनल यूनिट ऑफ सिस्टम जिसको आप समझते हैं, तो अगर एसआई यूनिट की बारे में बात करें तो एसआई यूनिट जो है वो 7 टाइप के सिस्टम्स आपको दे देता है कि हम किसी भी सब्सटेंस को या उनकी प्रॉपर्टीज को 7 बेस यूनिट से मेजर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ आपके सामने मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे 7 टाइप की जो यूनिट्स हैं वो कुछ ऐसी हैं कि पहला बेस यूनिट जो है वो लेंथ है। अगर हमको लेंथ को मेजर करना होगा तो हम हमेशा और हमेशा मीटर में या सेंटीमीटर में या उससे डिराइव्ड जो यूनिट होंगी उसमें मेजर करेंगे। और यहां पर अगर हमको मास मेजर करना होगा तो हम किलोग्राम में मेजर करेंगे। एसआई यूनिट उसकी किलोग्राम है। इसके अलावा हम कोई कहे कि नहीं हम ग्राम में मेजर करना चाहते हैं तो कोई फ्रीडम है आपके पास। ठीक है, आप इसको नैनोग्राम में, किलोग्राम में, इस तरीके से मेजर कर सकते हैं। तीसरा है टाइम, अगर हमको मेजर करना है तो हम सेकंड में मेजर करेंगे। किसी का कहना हो कि नहीं सर हम मिनट में मेजर करते हैं, हम कैलकुलेशन हमारा मिनट में है या हमारा आवर में मेजरमेंट है, तो इस तरीके से यूनिट इसकी अलग अलग हो सकती है। बट एसआई ने इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है, ये कुछ ऐसी सी बात हो गई कि जैसे अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग मेजरमेंट चल रहे होते हैं। ठीक है, और अगर हर किसी का मेजरमेंट अलग अलग है तो कहीं ना कहीं हम अगर एक सिस्टम से बंधे हुए हैं तो हमको क्या होगा, हमको कैलकुलेट करने के लिए हर एक चीज को किसी एक सिस्टम बनाना पड़ेगा जिससे हम हर कोई भी कैलकुलेशन हर कंट्रीज वाले अलग अलग तरीके से कर लें। बट जब कभी भी वो किसी एक स्टैंडर्ड रेफरेंस को मान के करेंगे तो जब भी वो कैलकुलेशन करेंगे तो उसको इस तरीके से कैलकुलेट करना होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लेंथ मेजर करना है तो आप अपनी कंट्री में सेंटीमीटर में मेजर करो, ठीक है, बट जब आप उसको इंटरनेशनल लेवल पे लेके आओगे तब आपको हमेशा और हमेशा उसकी यूनिट क्या रखनी होगी, मीटर में। ठीक है, ऐसे ही अगर हमको मास मेजर करना है तो आपको क्या यूनिट लेनी पड़ेगी, केजी। ऐसे ही आपको टाइम मेजर करना है तो आपको यूनिट क्या लेनी पड़ेगी, सेकंड। ठीक है, तीसरा है इलेक्ट्रिक करंट। अगर आपको करंट मेजर करना है तो करंट को हम किस में मेजर करेंगे भाई, एम्पियर में। ठीक है, तीसरा नेक्स्ट है थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। टेम्परेचर है बेसिकली, तो अगर हमको टेम्परेचर मेजर करना होगा तो हम किस में करेंगे, केल्विन में। एसआई यूनिट केल्विन है। ठीक है, कुछ लोग कहेंगे सर हम लोग तो डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं, तो डिग्री सेल्सियस एक यूनिट है। ठीक है, अनदर यूनिट ऑफ टेम्परेचर, बट यहां पर क्या है कि हमको एसआई यूनिट क्या यूज करनी है उसके लिए, केल्विन। ओके, नेक्स्ट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अगर हमको किसी का अमाउंट पता करना है तो वो
मोल में मेजर करेंगे। इससे आप लोग बहुत घबराते हैं मोल से, तो यहां पर आप परेशान ना होंगे, हम इसको बहुत अच्छे से क्लियर कर देंगे। आप किसी भी स्पीसीज का मोल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ पार्टिकल, ये सारी चीजें कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, और नेक्स्ट है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसको हम लोग कैंडेला में मेजर करते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद है डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट क्या होती है भाई? जैसे हमने आपको बताया कि हम मीटर में मेजरमेंट करेंगे, कब? जब हमको एसआई, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में मेजर करना हो, एसआई यूनिट में मेजर करना होगा कोई भी चीज, कोई लेंथ अगर हमको मेजर करनी है एसआई यूनिट में, तो हम हमेशा और हमेशा किस में करेंगे? मीटर में। ठीक है, लेकिन हम क्या सेंटीमीटर में मेजरमेंट नहीं कर सकते थे? तो बिल्कुल कर सकते थे। आपको पता है इस तरीके से कि अगर आपको मेजरमेंट करना है किसी एक यूनिट को दूसरे में, तो हम इस पर्टिकुलर चीज को किस में पढ़ते हैं? डिराइव्ड यूनिट्स में। ठीक है, मतलब हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है जिसका किसी दूसरे से, मतलब एसआई यूनिट से हमने उसको डिराइव किया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? डिराइव्ड यूनिट ऑफ सिस्टम। ठीक है, कुछ एग्जांपल है आपके सामने, जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है एरिया, है ना। हमने लास्ट टाइम पीछे एग्जांपल में बताया था आपको कि अगर हमको जैसे अगर लेंथ की मेजरमेंट करनी है तो हम लोग मीटर में मेजर कर रहे हैं, वही अगर हम 2 बार लेंथ को मल्टीप्लाई कर दे तो क्या मिलता है अपने को? एरिया। तो एरिया का जो मेजरमेंट है वो मीटर स्क्वायर, ये किसके लिए है? एसआई यूनिट है। पर कोई कहे कि सर हम सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते हैं, तो क्या ये गलत है? बिल्कुल नहीं, ये डिराइव्ड यूनिट है जो कि हम लोग मीटर से कैलकुलेट किए हुए हैं। ठीक है ना, तो डिराइव्ड यूनिट इस तरीके से। आपके सामने डेंसिटी लिखा हुआ है, डेंसिटी की यूनिट क्या है? केजी मीटर क्यूब। ठीक है, तो अगर कोई कहे कि सर हम ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में लिखना चाहें तो गलत होगा क्या? बिल्कुल नहीं, वो बिल्कुल सही होगा। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में अगर कोई यूनिट लिखी हुई है तो बिल्कुल ये भी डेंसिटी की ही यूनिट है। ठीक है, बट वो ये एसआई यूनिट थी, मीटर। ठीक है, मीटर या फिर केजी वो एसआई यूनिट थी, और ये क्या है? डिराइव्ड यूनिट है। ठीक है, चलिए मास एंड वेट। ठीक है, मास क्या होता है भाई? अमाउंट, किसी भी सब्सटेंस का अमाउंट कितना है, अमाउंट कितना है किसी भी सब्सटेंस का, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? मास। ठीक है, तो मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट। ठीक है, जो भी सब्सटेंस हम जिसका वेट कर, जैसे मार्कर है हमारे पास, तो इसका जो भी अमाउंट होगा, ठीक है, उस अमाउंट का मेजरमेंट हम लोग किस चीज में कर रहे हैं? उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? मास। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं वालक? मास। और वही दूसरी तरफ अगर हमारे सामने कोई वेट दिया हुआ है, वेट का मतलब क्या है कि कोई भी पार्टिकल को अर्थ जो है वो अपने कितने ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, तो वो क्या बोला जाएगा? उसका वेट। बेसिकली मास और वेट अर्थ पर तो दोनों बराबर बातें हैं, पर अगर कोई कहे कि हमारा मास यहां पर कुछ और है और हम किसी और प्लेनेट पे चले जाएं, तो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग तरीके से काम कर रहा होगा। ठीक है, वो उस वहां की ग्रेविटी जो है वो अलग तरीके से काम कर रही होगी, तो वो उसको अलग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा। ठीक है ना, तो वेट और मास अर्थ पर सेम बातें हैं, बट कहीं और अगर दूसरे प्लेनेट पे चले जाएंगे हम लोग, तो वहां पर वेट जो है वो चेंज हो जाएगा। मास तो चेंज नहीं होता क्योंकि क्वांटिटी तो उतनी ही रहेगी। ठीक है, पर उसका वेट जो है वो चेंज हो जाएगा क्योंकि उसका ग्रेविटी बदल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ऐसा यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, ये तो आपने पीछे पढ़ा हुआ है, अभी हम लोगों ने टेबल में देखा था। नेक्स्ट, इसके बाद है वॉल्यूम। आप लोग वॉल्यूम के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। 3 बार लेंथ का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या मिल जाता है अपने को? वॉल्यूम। अगर हम लेंथ को लेंथ इंटू लेंथ कर दें, ठीक है, यानी मीटर, यूनिट ले लेते हैं उसकी, एसआई यूनिट यूज कर ले रहे हैं, मीटर इंटू मीटर। तो अगर 3 बार हम लेंथ को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस तरीके से हमको क्या मिलेगा? मीटर क्यूब। ठीक है, जो कि किसकी यूनिट हो गई भाई? देखो लेंथ, ठीक है, ये हमारा मेजरमेंट था, एसआई यूनिट थी। ठीक है, लेंथ को मेजर करने के लिए हम लोगों ने मीटर जो यूज किया था वो एसआई यूनिट थी, लेकिन वही अगर मीटर क्यूब बोले तो ये डिराइव्ड यूनिट है। ठीक है ना, तो बेसिकली हमारे पास किसी भी स्पीसीज को मेजर करने के लिए 7 टाइप ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज डिराइव की हुई थी, आपने पीछे पढ़ा था। ठीक है, क्या क्या चीजें आपने पढ़ी थी? लेंथ पढ़ा था, मास पढ़ा था, टाइम पढ़ा था, टेम्परेचर पढ़ा था, ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी पढ़ी थी, है ना, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पढ़ा था। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने पीछे टेबल में पढ़ा हुआ है अलग अलग क्वांटिटीज को किस किस
तरीके से आप मेजर कर सकते हो, वो सारी चीजें हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। बट यहां पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, यहां पर हम बेसिकली पढ़ रहे हैं कि किससे किस चीज को डिराइव किया जा सकता है। तो वॉल्यूम क्या है, द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द सब्सटेंस। कोई भी अमाउंट, कोई भी सब्सटेंस कितना वॉल्यूम, कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, उसी को अपन क्या बोलेंगे, वॉल्यूम। ठीक है, इसका क्या है, लेंथ का क्यूब, मतलब लेंथ को 3 बार, बेसिकली वही है, लेंथ को 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया हम लोगों ने, तो क्या मिल रहा है अपने को, वॉल्यूम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। वही वॉल्यूम को कुछ डायग्राम के थ्रू समझते हैं। अगर ये वाली लेंथ, एक क्यूब, यहां पर जो एक क्यूब है, इस एक क्यूब की जो लेंथ है, ठीक है, अगर ये 1 सेंटीमीटर होती, ये लेंथ, एक क्यूब जो है इसका लेंथ अगर 1 सेंटीमीटर के बराबर होता, फिर यहां भी ये लेंथ 1 सेंटीमीटर होता, ये इतना डिस्टेंस, इतनी हाइट इसकी 1 सेंटीमीटर के बराबर होती, इसका विड्थ जो है ये भी 1 सेंटीमीटर होता। अगर तीनों 1 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या हो जाता, इसका वॉल्यूम। एक क्यूब, इस पूरे क्यूब का, ये ढेर सारे छोटे छोटे क्यूब से मिलकर बना हुआ है, ये पूरा बड़ा वाला क्यूब। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखें कि एक जो यूनिट है उसका अगर मेजरमेंट करना चाहते हैं हम लोग, तो सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इसका लेंथ था, 1 सेंटीमीटर इसका हाइट था और 1 सेंटीमीटर इसका विड्थ था। तो अगर हम तीनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या मिल रहा है अपने को भाई, सेंटीमीटर क्यूब, यही ना, 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर हम इस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं एक तरीके से, तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ लेंथ, 3 बार अगर लेंथ को आप मल्टीप्लाई कर दे रहे हो तो क्या मिल रहा है अपने को, वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी के बारे में सब लोग जानते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। आप मास डेंसिटी का फॉर्मूला भी आप लोग जानते हैं, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है बालक, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो डेंसिटी इक्वल टू क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम। उसमें मास का वैल्यू अगर हम केजी में कैलकुलेट कर रहे हैं, यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं, केजी में अगर आपने मास कैलकुलेट किया है और वॉल्यूम अभी हम लोगों ने वॉल्यूम पढ़ा, 3 बार लेंथ का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा भाई, मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हमारी डेंसिटी की यूनिट हो गई, केजी मीटर क्यूब। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना है, जैसे हम अभी पढ़ाएंगे उसको, बट अभी क्या है कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए आप 10 के पावर -3। ठीक है, तो अगर कोई क्वांटिटी नीचे लिखी हुई है और यहाँ पर इसका साइन अलग है, तो आप इसको जब ऊपर करते हो, ठीक है ना, डिवीजन में है, आप ऊपर कर रहे हो न्यूमरेटर में, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, उसका साइन चेंज कर देंगे आप। जैसे यहाँ पर पॉजिटिव था, मीटर क्यूब का मतलब पॉजिटिव साइन लगा हुआ है, जब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे माइनस लिख सकते हैं आप। चलिए, उसके बाद क्या है, अगला क्वांटिटी है हमारे पास टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर इज अ मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एनी स्पीसीज। कोई भी स्पीसीज, कोई भी सब्सटेंस का जो हॉटनेस या कोल्डनेस है, उसको मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज करेंगे हम लोग, क्या होगा, टेम्परेचर होगा। ठीक है, तो टेम्परेचर के लिए बेसिकली आप, मैंने बताया भी कि डिग्री सेल्सियस, कोई कहता है कि हम डिग्री सेल्सियस में मेजर करना चाहते हैं, हमारा टेम्परेचर तो डिग्री सेल्सियस में होता है। ठीक है, कोई कहे कि नहीं हम फॉरेनहाइट में मेजर करना चाहते हैं, तो अगर यूनिट अलग अलग हो सकती हैं, किसी भी चीज को मेजर करने के लिए उनकी यूनिट अलग अलग हो सकती हैं, जैसे डिग्री सेल्सियस है, फिर उसके बाद लिखा हुआ है फॉरेनहाइट, फिर लिखा हुआ है केल्विन। तो इनमें आपस में कुछ रिलेशन होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको, क्योंकि बेसिकली देखो क्या है कि हमको कैलकुलेट करना होगा, तो जब हमको कोई भी क्वेश्चन या कोई भी न्यूमेरिकल दिया जाएगा, ठीक है, तो उन न्यूमेरिकल में यूनिट एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होके आपको, मतलब इंटर कन्वर्जन आपको आना चाहिए। लाइक अगर हमको डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है और हमसे अगर केल्विन में आंसर चाहिए हो, उसका हमको यूनिट लिखना है और वो आंसर यूनिट में केल्विन में दिया हुआ है, तो हम कभी भी उसको डिग्री सेल्सियस में नहीं लिख सकते, हमको कन्वर्ट करके लिखना पड़ेगा। तो कुछ फॉर्मूला है, शायद फॉर्मूला लिखा हुआ है आपके सामने, कि अगर हमको केल्विन में लिखना है तो हम क्या करेंगे भाई, केल्विन इक्वल टू क्या है, डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। ये एक्यूरेट वैल्यू है, पर हम लोग 273 यहां तक ये वैल्यू लेके कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अप्रॉक्स वैल्यू डिग्री सेल्सियस पर प्लस 273 केल्विन। ठीक है, जो भी डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल अगर मान लो 25 डिग्री सेल्सियस आपको दिया हुआ है, ठीक है, आपको केल्विन में इसको कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 273 ऐड कर देंगे। आप इसमें 273 ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा जो केल्विन में आंसर आएगा वो कितना आएगा, 298 केल्विन। ठीक है, इसकी यूनिट इस तरीके से लिखी जाती है। तो बेसिकली हमको क्या करना है, अगर डिग्री सेल्सियस में कैलकुलेशन दिया हुआ है, हमको यूनिट केल्विन में डिजायरेबल है कि आपसे पूछा जा रहा है केल्विन में, तो आप इस तरीके से उसको इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा, अगर फॉरेनहाइट में है
आपसे फॉरेनहाइट में क्वेश्चन दिया गया है, आप डिग्री सेल्सियस में दिया गया, आपसे फॉरेनहाइट पूछा गया है, तो उसका रिलेशन 9/5 प्लस 32, तो इस पर्टिकुलर रिलेशन से आप उसको भी कैलकुलेट कर सकते हो। बेसिकली यहाँ पर जो कैलकुलेशन आता है या केमिस्ट्री में जो कैलकुलेशन मिलता है, ये फिजिक्स में अलग अलग तरीके से हो सकता है, बट यहाँ केमिस्ट्री में जो आपसे कैलकुलेशन पूछा जाता है वो डिग्री सेल्सियस और केल्विन का रिलेशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में जो आपको टेम्परेचर देते हैं वो डिग्री सेल्सियस में देते हैं, आपको कैलकुलेट किस में करना होता है, केल्विन में, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट, जैसे टेम्परेचर दिया हुआ है, टेम्परेचर अलग अलग तरीके से कि अलग अलग चीज़ों का अलग अलग टेम्परेचर है, आपके सामने लिखा हुआ है। अगर 100 डिग्री सेल्सियस है तो 215, वही कैलकुलेशन है, कन्वर्जन है बेसिकली। आप उसी फॉर्मूले में जो पीछे आपने फॉर्मूला पढ़ा है डिग्री सेल्सियस फॉरेनहाइट का 9/5 प्लस 32, उस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास टेम्परेचर मिलेगा हमको किसमें, फॉरेनहाइट में, डिग्री फॉरेनहाइट में, ठीक है। वही 25 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 77 डिग्री फॉरेनहाइट, ठीक है। आप इस पर्टिकुलर रिलेशन को यूज कर सकते हो, लाइक अगर हमारे पास रूम टेम्परेचर दिया हुआ है और फॉरेनहाइट में कैलकुलेशन है, ठीक है, तो वो 77 डिग्री फॉरेनहाइट जो है वो हमारा रूम टेम्परेचर पर फॉरेनहाइट में टेम्परेचर रहा होगा, ठीक है, और वही केल्विन में रहा होगा। एसटीपी लिखा होता है, कई बार न्यूमेरिकल में आप पढ़ेंगे तो एसटीपी लिखा होगा, ठीक है, यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये यूनिट आप बेसिकली यूज करेंगे, जैसे क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग आप उस टेम्परेचर को यूज कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस, तो 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या है, 32, 9/5 प्लस डिग्री 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32 था, यही फॉर्मूला था हमारा डिग्री फॉरेनहाइट का, यानी डिग्री फॉरेनहाइट इक्वल टू क्या फॉर्मूला आपने पढ़ा था, 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस में जो वैल्यू है प्लस 32, ये हमारे पास फॉर्मूला था, ठीक है। तो अगर हम इस क्वांटिटी को, क्योंकि देखो अगर डिग्री सेल्सियस हमको दिया हुआ है ना, अगर हमको डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है और डिग्री सेल्सियस में कितना लिखा हुआ है 0, तो ये पूरी क्वांटिटी हमारी क्या हो गई 0, तो क्या बचा केवल 32, तो ये 32 डिग्री फॉरेनहाइट हो गया हमारा। और केल्विन में हम लोग अभी पीछे पढ़ के आए हैं कि 273 होता है। आप इस क्वांटिटी को नेग्लेक्ट कर सकते हो, 0.15 जो है वो, कई बार एक्यूरेट आंसर अगर आपको लाना है तो 0.15 यूज करेंगे, अदरवाइज आप 273 लेके कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसा क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग आप आंसर लेके आएंगे। नेक्स्ट अगला है, अगला बेसिकली यूनिट है प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। अगर हम प्रेशर का फॉर्मूला लिखें तो इस तरीके से आप प्रेशर को जानते हो कि लाइक प्रेशर क्या होगा भाई, प्रेशर को P से डिनोट कर रहे हैं, तो प्रेशर इक्वल टू क्या पढ़ा आपने, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की यूनिट, इसके यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा कि फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो यहां पर हमारे सामने फोर्स किस में मेजर करते हैं हम लोग, न्यूटन में, और न्यूटन का एसआई यूनिट फोर्स क्या है, m इंटू ए, यानी कि हम लोग न्यूटन, और एरिया क्या है मीटर स्क्वायर। अगर हम इसको और थोड़ा सा डिराइव करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, फोर्स को कैसे मेजरमेंट करते हो, m इंटू ए, ठीक है, और यहां पर क्या लिखा हुआ है मीटर स्क्वायर। m क्या है, मास, मास किस में होगा, केजी में, केजी लिख दिया, ठीक है। एरिया मतलब सॉरी, यहां पर a जो है वो एक्सेलरेशन है, एरिया नीचे लिखा हुआ है मीटर स्क्वायर। एक्सेलरेशन का क्या होता है भाई, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारे पास किसका हो गया, न्यूटन का यूनिट हो गया ये इतना, और नीचे आप क्या कर सकते हो, मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये मीटर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो उस तरीके से उसको और थोड़ा सा इलेबोरेट कर सकते हैं हम लोग। जनरली आपको क्वेश्चन जो होगा वो एटमॉस्फेरिक, क्योंकि कोई भी गैस है या कोई भी रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन करा रहे होंगे हम लोग, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर यानी 1 एटीएम का प्रेशर लग रहा होगा उस पर, ठीक है, तो उस पर हम लोग काम करते हैं। तो जनरली 1 एटीएम प्रेशर जो है वो क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा। तो 1 एटीएम का मतलब यही है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो हमारे पास कैलकुलेशन आएगा उसके अकॉर्डिंग आप उसको यूज कर लेंगे। नेक्स्ट अगला है, जैसे प्रेशर की कुछ यूनिट है जिनका कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारे सामने पहला लिखा हुआ है एटीएम। अगर एटीएम दिया हुआ है और इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अगर हमको बार में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो बेसिकली वो बार वो वाला नहीं है जो आप सोच रहे हो, वो बार बेसिकली अलग बार है, बट यहां पर प्रेशर की एक यूनिट और है जिसको हम लोग बार बोल रहे हैं, ठीक है। तो उसकी जो यूनिट होती है, मतलब जो वैल्यू होती है वो होती है 1.01325 बार, ठीक है, यानी 1 एटीएम में इतना बार प्रेशर होता है, ठीक है।
पर हम लोग कैलकुलेशन में जनरली राउंड ऑफ करके चलते हैं, तो 1 ATM इक्वल टू 1 बार हम लोग अप्रोक्सीमेट मान सकते हैं, ठीक है। जैसा कैलकुलेशन होगा उसके अकॉर्डिंग आप यूज कर लेंगे इसको। दूसरा है 1 ATM में HG, HG ना, ये इतना, तो मिलीमीटर HG ना। अगर 760 अगर दिया हुआ है, मान लो यूनिट जो है वो प्रेशर की यूनिट दी हुई है HG में, तो वो कितना बेसिकली है, तो 1 ATM इक्वल टू है 760 HG। तीसरा यूनिट है ATM। 1 ATM में टॉर कितना होता है, टॉर भी अनदर यूनिट ऑफ प्रेशर, तो टॉर जो है वो 760 के बराबर होता है, यानी 1 HG इक्वल टू क्या हो सकता है, 1 टॉर, ठीक है। तीसरा है 1 ATM इक्वल टू इतना, ये 1, अगर ये पूरी क्वांटिटी हम अप्रोक्सीमेट 1 मान सकते हैं, क्या 1 बार है ना, तो इतना पूरा 1 मान सकते थे 1 ATM के बराबर, ठीक है। तो 1 ATM इक्वल टू 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये ऐसा यूनिट हो जाएगी। इसी को हम लोग पास्कल भी बोलते हैं। तो कई बार न्यूमेरिकल में आपके पास ये यूनिट लिखा होता है कि प्रेशर जो है वो 5 पास्कल है, तो आपको कंक्लूड करना होता है कि 5 पास्कल का मतलब किस तरीके से उसमें एटमॉस्फेरिक यूनिट दिया हुआ है या प्रेशर दिया हुआ है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेशन करेंगे। नेक्स्ट है साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। ये थोड़ा सा एरर है इसमें, इसको हम करेक्ट कर लेंगे थोड़ा सा। तो यहां पर साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, जैसे कोई अगर नंबर लिखा हुआ है इस तरीके से आपके सामने, लाइक इस तरीके से मान लीजिए अगर कोई नंबर लिखा हुआ है, पॉइंट लगा हुआ है पहले, ठीक है, ये पॉइंट लगा हुआ है आपके सामने, ठीक है, ये नंबर लिखा हुआ है इस तरीके से, तो पॉइंट देखो कहां लगा हुआ है, कितने नंबर के पहले, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 नंबर के पहले हमको पॉइंट लगाना। तो अगर हम इस पॉइंट को राइट साइड में शिफ्ट करते हैं, ठीक है, तो 10 के पावर माइनस बढ़ा देते हैं, जितने पॉइंट, जितना डिजिट हम राइट साइड में लेके जाएंगे उतना 10 के पावर माइनस बढ़ा देंगे। लाइक अगर हमको यहां 5 पॉइंट शिफ्ट करना है तो 10 के पावर -5 आप लिखेंगे इसको, ठीक है। वही अगर लिखा हुआ है इस तरीके से 1 2 3 4, ठीक है, तो आप इसको क्या लिखेंगे, 10 के पावर 4 इस तरीके से, ठीक है ना। तो जो कैलकुलेशन है वो इसी में दिया हुआ है कि एनी नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ n इंटू 10 के पावर स्मॉल n। यहाँ स्मॉल n का मतलब वो जो मोल, नंबर ऑफ मोल नहीं है, बेसिकली ये रिप्रेजेंटेशन है, या A B C कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है ये, ठीक है। और n कोई भी न्यूमरल वैल्यू है, जैसे अगर 5 लिखा हुआ है तो 5 इंटू 10 के पावर 3 इस तरीके से। तो साइंटिफिक नोटेशन में नंबर्स को इस तरीके से यूज करेंगे हम लोग। अगर कोई भी नंबर होगा तो आप इस पॉइंट का शिफ्टिंग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप, कि अगर पॉइंट को राइट साइड में शिफ्ट करते हैं तो 10 के पावर उतना नेगेटिव हम लोग बढ़ाते हैं, और लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं तो उतना पॉजिटिव बढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ऐसे ही लिखा हुआ है आपके सामने कि कोई, ठीक है, वही के सेम कैलकुलेशन यहाँ दिया हुआ है, कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं जिनको साइंटिफिक नोटेशन में आपको कैलकुलेट करना है, कन्वर्ट करना है। जैसे यहाँ पे देखिए ये नंबर लिखा हुआ है ना, अगर हमको इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है तो हम पॉइंट को कितना डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट कर रहे हैं, तो लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो क्या करेंगे वाला, 10 के पावर पॉजिटिव बढ़ाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ था, इस पॉइंट को हम लोग एक डिजिट यहाँ शिफ्ट करना चाहते हैं, तो कोई न्यूमरल वैल्यू जैसे 3 पॉइंट, ठीक है, और बाकी वैल्यू एज इट इज लिख दीजिए 4 2 5 0 5, ठीक है, इनटू 10 के पावर व्हाट, हमने 2 डिजिट शिफ्ट किया है ना, तो 10 के पावर क्या लिखेंगे, 2 पॉजिटिव लिखेंगे, ठीक है। और वही अगर हम राइट साइड में शिफ्ट करते तो क्या लिखते, अगर 2 डिजिट राइट साइड शिफ्ट करते हम लोग तो 10 के पावर क्या लिखते, -2, ठीक है ना। तो राइट में शिफ्ट करेंगे तो 10 के पावर नेगेटिव बढ़ाएंगे, और अगर लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो 10 के पावर पॉजिटिव बढ़ा रहे होंगे, ठीक है। चलिए ध्यान रखना। कुछ एग्जांपल हैं आपके सामने लिखे हुए हैं वही सेम कैलकुलेशन के लिए, आप ध्यान रखिए। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 2 नंबर्स का एडिशन, बेसिकली ये साइंटिफिक नोटेशन का एप्लीकेशन क्या है, यही कैलकुलेशन को सॉल्व करना, ठीक है। अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो हम क्या बेसिकली इन नंबर्स को, अगर हमको बड़ा कोई नंबर दे दिया इस तरीके का, तो हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, जनरल कैलकुलेशन क्या होता है हमारा, तो हम लोग तो यही जानते हैं कि भाई हम सिंपल कैलकुलेशन करेंगे। अगर इस तरीके से कोई नंबर हमारे सामने लिखा होगा 1 करके, और 2 2 3 इस तरीके से कोई नंबर लिखा होगा, तो हम बेसिकली क्या करेंगे, इसको ऐड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तो बेसिक जो, या मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे बेसिक कैलकुलेशन करते हैं वो मल्टीप्लाई करने का ना, उसमें टाइम लगेगा, पर साइंटिफिक नोटेशन की हेल्प से वो कैलकुलेशन तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। बेसिकली हमको अगर यहाँ करना होगा, इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पॉइंट लगा होता तो 1 2 3 4 5 डिजिट या 4 डिजिट हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं, तो हम क्या लिखते हैं इसको, 10 के पावर, यहाँ पॉइंट लगा था 1 2 3 4, तो 10 के पावर क्या लिख देते, 4, क्योंकि लेफ्ट में शिफ्ट कर रहे हैं तो 10 के पावर 4 लिख दिया। वही अगर हम इसको, इस वाले नंबर को इस तरीके से देखें, यहाँ पॉइंट लगा होगा, कोई नंबर के लास्ट में, एंड में हम पॉइंट लगा सकते हैं, तो इस तरीके से यहाँ नंबर पॉइंट लगा हुआ है, तो 1 2 3 4 डिजिट शिफ्ट किया है, तो हम यहाँ क्या लिख सकते थे, 2 पॉइंट
1030 इंटू 10 के पावर वॉट, हमने कितना शिफ्ट किया 1 2 3 4 डिजिट शिफ्ट किया लेफ्ट में, तो यहाँ 10 के पावर 4 लिख दिया। अब ये 10 के पावर 4 और 10 के पावर 4 बराबर हो गए, तो अगर हमको इन दोनों को मल्टीप्लाई या ऐड करना होता, 10 के पावर 4 क्या करते, कॉमन कर देते, ठीक है, और इन दोनों, अगर यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन होता, ठीक है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना होता ना, तो हम लोग कैसे करते, इसको इस तरीके से लिख सकते थे, तो हम इन दोनों नंबर को कॉमन करके इन दोनों को क्या करें, ऐड कर लें, तो हमारा मल्टीप्लिकेशन आसान हो जाएगा। तो बेसिकली हम क्या बता रहे हैं आपको कि अगर कभी इस तरीके का कैलकुलेशन आता है तो हम 10 के पावर वाली क्वांटिटी को क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं, और जो उसमें बचे हुए क्वांटिटीज हैं उनको सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करके जो आंसर होता है इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो उसमें यही, इस वाले क्वेश्चन में देखो यही कैलकुलेशन दिया हुआ है कि ये नंबर है 10 के पावर 4 लिखा हुआ है, ये नंबर है 10 के पावर 3 लिखा हुआ है, तो हम पहले क्या करेंगे, उसको 10 के पावर्स को बराबर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ 10 के पावर 4 था, इसको भी 10 के पावर 4 कर लिया, तो 10 के पावर 4 दोनों में बराबर कर लिया। अब क्या करेंगे, 10 के पावर 4 कॉमन कर देंगे और इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाता है अगर हम इस तरीके से साइंटिफिक नोटेशन को यूज करते हैं तो। चलिए नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ द साइंटिफिक नोटेशंस। तो जैसे मल्टीप्लिकेशन है तो वही सेम ऑपरेशन में पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज को शिफ्ट करते हैं हम लोग। तो कैसे करना है देखो, जैसे अगर मल्टीप्लिकेशन है तो हम क्या कर रहे हैं इसमें कि अगर यहां लिखा हुआ है 10 के पावर x और 10 के पावर y, ठीक है, तो इस वाले में क्या है, इस वाले में अगर 10 के पावर x और बेस यूनिट अगर बराबर है तो जब हम इस 10 को ऊपर ले जाएंगे तो ये y क्या हो जाएगा, नेगेटिव फॉर्म में, तो यहां पर क्या लिखा हुआ है x माइनस वाई। इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हो। तो एक नंबर है जिस पर आप कैलकुलेशन करके देखेंगे, यहां नंबर लिखा हुआ है आपके सामने ना, ये नंबर लिखा हुआ है, जिसका कैलकुलेशन इस तरीके से किया हुआ है, आपने सामने आपके दिख रहा होगा। सेम इसमें भी वही सेम कैलकुलेशन है, मल्टीप्लिकेशन करना है। तो एक में लिखा हुआ है 10 के पावर 5 और एक में लिखा हुआ है 10 के पावर 8। हम क्या करेंगे, हम 10 के पावर 5 को 10 के पावर 8 तक इंक्रीज कर लें, या फिर 10 के पावर 8 को 10 के पावर 5 तक कॉमन कर लेना। जैसे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर हमको करना है, बेसिक है, समझना ध्यान से, अगर मल्टीप्लिकेशन हमको करना है इन दोनों का, तो ये जो 10 के पावर वाले क्वांटिटीज हैं इनको क्या करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, 10 के पावर ऐड हो जाते हैं, है ना, तो इन दोनों को क्या करेंगे अपन ऐड कर लेंगे। यहां लिखा हुआ है 10 के पावर x इंटू 10 के पावर y, तो हम क्या कर लेंगे 10 के पावर x प्लस वाई, ठीक है। और यहां पर क्या है, ये दोनों नंबर्स इस तरीके से सब पूरा मल्टीप्लिकेशन में, एक साथ पूरा मल्टीप्लिकेशन में, तुम क्या करें, ये न्यूमेरल वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लें, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया जाए, ठीक है। और ये जो क्वांटिटी है इसको 10 के पावर 14 कर लें, तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये आंसर आ रहा है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग, जो छोटी क्वांटिटीज हैं इनको मल्टीप्लाई कर लिया, ये आया, मतलब बेसिकली इसका स्क्वायर था आई थिंक, हाँ इसका स्क्वायर दिया हुआ है, तो ये मल्टीप्लाई कर लिया और इसको 10 के पावर में उस तरीके से लिख लिया। नेक्स्ट अगला टॉपिक है, देखिए अभी तक जो कैलकुलेशन चल रहा था वो थोड़ा सा आप साइंटिफिक नोटेशन में कैलकुलेट कर रहे थे। अब क्या है, अब हमारा मेन जो पॉइंट्स है, मेन टॉपिक है वो यहां से स्टार्ट हो रहा है, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। इसकी जरूरत हमको क्यों पड़ रही है, बेसिकली अगर हम एक ग्रुप में काम कर रहे हैं, हम एक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे हैं, तो हमारा एक थ्योरेटिकल डेटा होगा या थ्योरेटिकल आंसर होगा, ठीक है, हमारी थियरी से एक आंसर आ रहा होगा। वही दूसरी तरफ हम जब प्रैक्टिकली उसको कैलकुलेट करेंगे, तो जब प्रैक्टिकल करेंगे तो हमारे हो सकता है कुछ एरर हो, टेम्परेचर की वजह से, प्रेशर की वजह से, या फिर हैंड्स की वजह से, अलग अलग लोगों का एक्सपेरिमेंट है, अलग अलग वैल्यूज आ रही हैं, तो एक्सपेरिमेंटल डेटा कितना करेक्ट है, ठीक है, इसको हम लोग इस टर्म से थोड़ा बेहतर समझ सकते हैं, ठीक है। इसको एक एग्जांपल से हम आपको बेहतर समझा सकते हैं। एक एग्जांपल देखेंगे, समझिएगा आप इसको, कि जैसे अगर आप समझते हैं आपके सामने एक इस तरीके से हमने एक सर्कल बनाया, ठीक है, आपको कहीं दूर से इस पर पिन करना है, ये बीच है, ये पॉइंट है, बेसिकली ये एक्यूरेट वैल्यू है, एकदम एक्यूरेट वैल्यू है ये, ठीक है। आप दूर से कुछ थ्रो करके यहां पर मारना चाहते हो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, ठीक है। आपने 3-4 बच्चों को ये काम दिया, वो 4 बच्चों ने एक ने यहां मारा, एक ने यहां मारा और एक ने कहीं और दूर मारा, ठीक है, इस तरीके से ना। तो ना तो ये प्रिसाइज है ना तो ये एक्यूरेट है। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू क्या है, हमको ये वैल्यू लानी है ना, हमको इसके बीच में थ्रो करना है। पर हो क्या रहा है, हमने यहां थ्रो किया, यहां थ्रो किया, यहां थ्रो किया, 3-4 बार 5 बार हमने ट्राई किया, तो अलग अलग वैल्यूज मिल रही हैं,
है ना, हमने एक प्रैक्टिकल को, एक एक्सपेरिमेंट को अलग अलग तरीके से परफॉर्म किया तो हमको अलग अलग वैल्यूज मिल रही थी। क्या प्रॉब्लम आई हमारे सामने कि हमने जब कैलकुलेट किया तो यहां पर अलग पॉइंट मिल रहा था, अलग वैल्यू मिल रही थी, यहां पर अलग वैल्यू मिल रही थी, हमने 2-3 बार कैलकुलेट किया, अलग अलग वैल्यूज मिली हमको। तो इस तरीके से ना तो ये प्रिसाइज है ना तो एक्यूरेट है। वही दूसरी तरफ अगर हमने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, ठीक है, या हमने एक सर्कल किया इस तरीके से और हम दूसरे थ्रो कर रहे हैं और 3 वैल्यू कुछ इस तरीके की आई, ठीक है, तो ये प्रिसाइज वैल्यू है। प्रिसाइज वैल्यू का मतलब क्या है, एक्यूरेट तो नहीं है, एकदम पॉइंट्स इस पर वैल्यू तो नहीं आई, ठीक है, लेकिन ये प्रिसाइज है। प्रिसाइज क्यों है भाई, क्योंकि हमने एक मार्क किया हुआ था, एक पॉइंट बनाया हुआ था जिसके रेंज में वो वैल्यूज चल रही थी, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल डेटा जो हमने कैलकुलेट किया था वो इसके रेंज में थी। कुछ इसको मैथमेटिकल टर्म्स में समझते हैं, जैसे अगर मान लीजिए हमको हमारा जो प्रैक्टिकल थी या थियरी की वैल्यू थी वो 14.2 थी, 24.2 थी, ठीक है। अगर हमारे पास जो थियरी की वैल्यू है वो 24.2 है ना, और हमको कैलकुलेट करके हमने जब एक्सपेरिमेंट से इसको प्रैक्टिकली जब हमने कैलकुलेट किया तो हमारी वैल्यू आ गई 23.8। तो क्या ये दोनों वैल्यू ऑलमोस्ट सिमिलर नहीं है ना, तो ये क्या बोला जा सकता है, लगभग एक्यूरेट है, पर एकदम एक्यूरेट तो नहीं बोल सकते ना, क्योंकि ये वैल्यू हमको लानी थी, थियरी से हमने ये वैल्यू लानी थी, पर हमने क्या किया, हमने उसके अप्रॉक्स वैल्यू लिया है, ठीक है। हमने 3-4 बार परफॉर्म किया यही सेम और ऑलमोस्ट एक बार 23.6 तक वैल्यू आई, एक बार 23.7 तक वैल्यू आई, तो ऑलमोस्ट हमारी वैल्यू क्या है, सिमिलर है, एक जैसी है। तो इन वैल्यूज को, इस कैलकुलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे कि हमारा कैलकुलेशन क्या है, प्रिसाइज है, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे, अगर मान लीजिए आपके सामने अलग अलग वैल्यूज हैं, है ना, हमने 4 बार प्रैक्टिकल परफॉर्म किया, हमने 4 बार उस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करके अलग अलग वैल्यूज निकाली, तो हमारे सामने जो वैल्यूज मिल रही हैं हमको, हम कह सकते हैं कि वो वैल्यूज क्या है, प्रिसाइज है। पर अगर एक्यूरेट वैल्यू मान लेते हैं हम 24.2 निकालना था और हम लोग 24.1 दूसरी बार किया, फिर से अगेन 24.02, है ना, तीसरी बार हमने परफॉर्म किया तो 24.03, इस तरीके से वैल्यूज आ रही हैं। तो ये क्या ऑलमोस्ट सिमिलर है, लगभग एक्यूरेट है। तो इन वैल्यूज को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये प्रिसाइज भी है और एट द सेम टाइम ये एक्यूरेट भी है, ठीक है। तो डिफरेंस समझ में आया कि अगर एक्यूरेट वैल्यू होगी तो जो थियोरेटिकल वैल्यू है उसके बराबर अगर हमारी वैल्यू आ रही है तो हम उसको क्या बोल रहे हैं, वो वैल्यू हमारी एक्यूरेट है, ठीक है। और अगर उसके आसपास की वैल्यूज आ रही हैं, हमने 3-4 बार परफॉर्मेंस किया और ऑलमोस्ट सिमिलर वैल्यूज हैं, एक जैसी वैल्यूज हैं, तो उन वैल्यूज का हम लोग मीन निकाल के एक्यूरेट वैल्यू बता सकते हैं। बेसिकली आपने अलग अलग टर्म्स में समझा होगा कि किसी भी चीज का अगर हमको मास वगैरह कैलकुलेट करना होता है तो हम एक्यूरेट कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम उसके आसपास का रेंज कैलकुलेट करते हैं कि इस रेंज में हमारा मास आ रहा है, इसका मतलब हमारा कैलकुलेशन सही है। हम टाइट्रेशन करेंगे, टाइट्रेशन में अगर हमारा टाइट्रेशन का रीडिंग जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं सही वैल्यू है। इसके बाद है सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स वो फिगर्स हैं जिनमें हम सर्टेन वैल्यूज को कंसीडर करते हैं, यानी प्रिसाइज और एक्यूरेसी इन दोनों को मिला के हम एक ऐसी वैल्यू लिखना चाहते हैं जो ऑलमोस्ट सही हो, ठीक है। तो जैसे कोई नंबर है, कोई कैलकुलेशन है, आपके सामने मान लीजिए एक कैलकुलेशन लिखा हुआ है, ठीक है। अब इस कैलकुलेशन को अगर आपको ये मल्टीप्लिकेशन एक वैल्यू दी हुआ है, ठीक है, अगर इसको हमको मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करना हुआ और हमसे पूछा गया कि वैल्यू को कितने डिजिट तक लिखना है, पॉइंट के बाद कितने डिजिट तक लिखना है, तो इन कैलकुलेशन को करने के बाद जो फाइनल हमारा आंसर होगा उसको हम कितने डिजिट तक लिखेंगे ये कौन बताएगा, सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। वैसे तो अलग अलग रूल्स दिए हुए हैं आपके सामने कि ऑल, हम एक बार रूल क्लियर कर दें पहले आपको कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, जितने भी नॉन जीरो नंबर्स हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर दिया हुआ है 175 सेंटीमीटर, ठीक है। बेसिक सी बात है, आपको अगर यूनिट नहीं लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए यहां कोई नंबर, केवल नंबर लिख दिया, एक सर्टेन नंबर लिख दिया 202, ठीक है, तो नंबर के लिए नहीं, पर अगर हमारे पास इस तरीके से कुछ यूनिट लिखा हुआ है इतना सेंटीमीटर, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं मालक, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। वही दूसरा है ऑल जीरोस बिटवीन 2 नॉन जीरो नंबर आर सिग्निफिकेंट। जैसे अगर इस तरीके से कोई नंबर लिखा हुआ है, पॉइंट हटा के आप नंबर काउंट कर लेंगे, जैसे 1 2 3 4, 4 नंबर है, पॉइंट लगा हुआ है बीच में, पॉइंट को हटा दिया जाए, दोनों तरफ नंबर्स हैं, ठीक है, तो उनके बीच का जो नंबर होगा वो सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तीसरा क्या है, जीरोस प्रीसीडिंग द नॉन जीरो डिजिट, अगर कोई भी नंबर लिखा हुआ है इस तरीके से, ठीक है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू लिखा हुआ है ना, तो इसके पहले, जैसे यहां पर ये वाले वैल्यू के पहले ना, यहां 40 था, उसके पहले 0 लिखा हुआ है, तो ये 0 सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितने लिखेंगे, 2,
है ना, यही बात ये थर्ड पॉइंट बता रहा है इस तरीके से। नेक्स्ट, जैसे यहां पर देखिए आप एक नंबर लिखा हुआ है इस तरीके से, न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसमें लिखा हुआ है 6.00 सेंटीमीटर, है ना। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, हम पॉइंट को, बेसिकली हम यूनिट बता रहे हैं आपको कैसे सिग्निफिकेंट फिगर निकालना है। आप इस पॉइंट को हटा देंगे यहां से, और पॉइंट को हटाने के बाद इस नंबर को गिन लीजिए, कितने डिजिट का नंबर बन रहा है वही उसका सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। जैसे यहां इस पॉइंट को हटाएंगे तो हम लोग 3 नंबर्स बन रहे हैं ना, तो इनको हम लोग कितने क्या बोल सकते हैं, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स अवेलेबल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, इस तरीके से आप अगला एग्जांपल देख सकते हैं कि अगर कोई केवल नंबर लिखा हुआ, कोई फिगर लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे 4 पेन, कोई काउंटिंग नंबर दिया हुआ है, ठीक है, 40 कॉपीज, है ना, कोई काउंटिंग नंबर दिया हुआ है, तो इनमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स हो सकते हैं, है ना, क्योंकि इस नंबर के आगे हम पॉइंट लगा के इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरो बढ़ा सकते हैं, फिर वो पॉइंट हटाएंगे और नंबर काउंट करेंगे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हो सकते हैं। अगर कोई काउंटिंग नंबर दिया हुआ है, आप याद रखेंगे इस बात को, एग्जैक्ट नंबर हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। क्यों है ऐसा, क्योंकि अगर 4 लिखा हुआ है तो इस 4 को लिख के पॉइंट लगाओ और उसके बाद इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरो बढ़ा दो, क्या दिक्कत है इस बात में। ठीक है, तो हम कितना भी नंबर जीरो बढ़ा सकते हैं, और ये पॉइंट हटाएंगे जब, तो वो कितने डिजिट का नंबर बनेगा वो तो हमें भी नहीं पता हमने कितना डिजिट लिखे हुए हैं। तो इसलिए कोई एग्जैक्ट नंबर होता है तो उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, काउंटिंग नंबर में बेसिकली। एडिशन, एडिशन के कुछ रूल्स हैं इसमें, सिग्निफिकेंट फिगर या कोई नंबर है, न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ है तो उसको ऐड कैसे करना है। तो जब हम एडिशन कर रहे होते हैं किसी नंबर का, तो कुछ इस तरीके से करना है आपको नंबर का एडिशन, कि अगर हमारे सामने कोई एडिशन है तो हम मिनिमम जो वैल्यू होती है ना, मिनिमम जितना, जैसे मान लीजिए अगर इस तरीके का मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ आपके सामने 2.002 इंटू 230, यहां बीच में पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है। तो अगर हम इसमें सिग्निफिकेंट फिगर गिने तो कितना होगा वाला, यहां पर लिखा है पॉइंट हटाएंगे 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसमें, इस वाले में कितने हैं, पॉइंट हटाएंगे 3 डिजिट का नंबर बनेगा, तो यहां पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 3, ठीक है। तो अब इन दोनों को अगर हम देखें तो मिनिमम नंबर किसमें चल रहा है, सेकंड वाले में, तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट, जब हम आंसर लिखेंगे इसका तो हमको कितने डिजिट तक लिखना पड़ेगा, केवल 3 डिजिट में, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर का कैलकुलेशन बेसिकली ये है कि जब कोई क्वेश्चन कोई न्यूमेरिकल दिया जाता है हमको, तो हमें ये नहीं पता, जैसे हम सॉल्व करते हैं, जब आप कोई कैलकुलेशन करोगे, यहाँ आगे कुछ न्यूमेरिकल कराएंगे हम, तो जब कुछ कैलकुलेशन करोगे तो उन कैलकुलेशंस में क्या करोगे कि आप देखोगे कि इतने कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स अवेलेबल है। तो जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास पॉइंट में पता नहीं कितने डिजिट होंगे, तो हम क्या करेंगे, उसमें कितने डिजिट लिखना है हमको, ये डिसाइड कौन करेगा, ये सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। तो जो जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होगा तो हमारा फाइनल आंसर भी उतने डिजिट तक ही होना चाहिए, ठीक है, वो बेसिकली प्रिसाइज या एक्यूरेट माना जाएगा। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग, जो कि इसी से रिलेटेड, इसी का थर्ड पार्ट होगा, जिसमें हम लोग मोल कॉन्सेप्ट और भी चीज़ें लाइक लिमिटिंग रिएजेंट और कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में सीखेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।